नमस्कार, आप सभी का स्वागत है TV7 भारत पर। मैं हूं आपके साथ अंकुर गोस्वामी। आप सभी का स्वागत करता हूं TV7 भारत की बेहतरीन पेशकश उत्तराखंड समाचार पर। तो ज्यादा वक्त जाया न करते हुए सीधे रुख करेंगे खबरों की ओर। उत्तराखंड की राजनीति में आज देहरादून से एक बड़ी तस्वीर सामने आई है, जहां भारतीय जनता पार्टी की महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक आयोजित की गई। और इस बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, सांसदों, विधायकों, मंत्री और संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों सहित पार्टी के कई प्रमुख नेताओं ने हिस्सा लिया। बैठक को आगामी 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। पार्टी नेतृत्व का फोकस संगठन को और मजबूत बनाने, बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने और सरकार और संगठन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर रहा। बैठक के दौरान संगठन विस्तार, कार्यकर्ताओं की भूमिका और भविष्य की राजनीतिक रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई। बीजेपी नेतृत्व का मानना है कि चुनावी सफलता का सबसे मजबूत आधार बूथ स्तर का संगठन होता है और यही कारण है कि पार्टी लगातार जमीनी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद बढ़ाने और उन्हें अधिक जिम्मेदारियां देने की दिशा में काम कर रही है। नेताओं ने कार्यकर्ताओं से जनता के बीच जाकर सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को पहुंचाने का आह्वान किया। साथ ही ये भी कहा गया कि संगठन की मजबूती ही चुनावी जीत की सबसे बड़ी गारंटी होती है। बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार के कामकाज पर भी चर्चा हुई और पार्टी नेताओं ने राज्य सरकार की उपलब्धियों को जनता तक प्रभावी तरीके से पहुंचाने की रणनीति बनाई। रोजगार, पर्यटन, बुनियादी ढांचा, निवेश और धार्मिक पर्यटन जैसे मुद्दों को सरकार की प्रमुख उपलब्धियों के रूप में पेश करने पर जोर दिया गया। नेताओं का मानना है कि विकास कार्यों और आयोजनों को लेकर जनता के बीच सकारात्मक माहौल है, जिसे संगठनात्मक ताकत के जरिए और मजबूत किया जा सकता है। इस दौरान पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों पर भी चर्चा हुई और हाल के महीनों में बीजेपी नेतृत्व लगातार राज्यों में संगठन को मजबूत करने पर जोर दे रहा है। उत्तराखंड में भी इसी रणनीति के तहत लगातार बैठकों और संवाद कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। कुछ समय पहले पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उन्होंने भी देहरादून में संगठनात्मक बैठकों के दौरान कार्यकर्ताओं से संवाद किया था और आगामी चुनाव को लेकर स्पष्ट रोडमैप तैयार करने के निर्देश दिए थे। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बीजेपी अभी से 2027 विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर अपनी रणनीति तैयार कर रही है। उत्तराखंड में लगातार सत्ता में बने रहने के लिए पार्टी संगठन को नई ऊर्जा देने की कोशिश कर रही है और हाल ही में संगठन में किए गए कुछ बदलावों को भी इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। पार्टी का लक्ष्य है कि हर बूथ, हर मंडल और हर जिले तक संगठन को पहले से अधिक सक्रिय बनाया जाए। और बैठक में कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण, सोशल मीडिया की भूमिका और जनसंपर्क अभियानों पर भी विचार विमर्श हुआ। नेताओं ने कहा कि बदलते राजनीतिक माहौल में डिजिटल प्लेटफॉर्म की भूमिका लगातार बढ़ती रही है, इसलिए कार्यकर्ताओं को नई तकनीकों और संचार माध्यमों के उपयोग के लिए भी तैयार किया जाएगा। और साथ ही युवाओं और पहली बार वोट डालने वाले मतदाताओं तक पहुंच बनाने पर विशेष जोर दिया गया। तो कुल मिलाकर देहरादून में हुई ये बैठक केवल एक नियमित संगठनात्मक कार्यक्रम नहीं था, बल्कि आने वाले चुनावी वर्षों की रणनीति तय करने वाला महत्वपूर्ण मंच साबित हुआ। बीजेपी नेतृत्व ने साफ संकेत दिया है कि पार्टी 2027 के चुनाव को लेकर अभी से पूरी तैयारी में जुट चुकी है और संगठन को मजबूत करने, कार्यकर्ताओं को सक्रिय रखने और सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने की रणनीति के साथ बीजेपी ने चुनावी अभियान की शुरुआती रूपरेखा तैयार कर ली है। और आने वाले दिनों में ऐसे और कार्यक्रम देखने को मिल सकते हैं जिनके जरिए पार्टी अपने संगठनात्मक ढांचे को और मजबूत करने की कोशिश करेगी। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कि उत्तराखंड में हाल ही में निहंग सिखों से जुड़े विवाद के बीच अब सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क हो गई है। देहरादून जिले के विकासनगर क्षेत्र में पुलिस ने उत्तराखंड हिमाचल सीमा पर निगरानी बढ़ा दी है और कई स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रशासन को आशंका है कि पंजाब और अन्य राज्यों में बड़ी संख्या में निहंग उत्तराखंड में प्रवेश करने की कोशिश कर सकते हैं और इसी संभावना को देखते हुए पुलिस ने बॉर्डर क्षेत्रों में चेकिंग अभियान शुरू कर दिया है। दरअसल पिछले दिनों चमोली के कर्णप्रयाग में पार्किंग को लेकर हुए विवाद ने बड़ा रूप ले लिया था। इस घटना में कुछ लोग घायल हुए और पुलिस ने 4 निहंगों को गिरफ्तार किया था और इसके बाद मामला और संवेदनशील हो गया जब कुछ निहंग रुद्रप्रयाग के नागरासू गुरुद्वारे में पहुंच गए और वहां कई घंटों तक तनावपूर्ण स्थिति बनी रही। प्रशासन और पुलिस को लगातार बातचीत के जरिए हालात संभालने पड़े। नागरासू गुरुद्वारे में चला ये गतिरोध करीब 72 घंटे तक चर्चा का विषय बना रहा। हथियारों से लैस कुछ निहंग गुरुद्वारे की छत पर डटे रहे और अपने साथियों की रिहाई की मांग करते रहे।
पुलिस और प्रशासन ने संयम बरतते हुए लगातार बातचीत की रणनीति अपनाई और आखिरकार पंजाब से आए एक प्रतिनिधिमंडल और स्थानीय प्रशासन के प्रयासों के बाद ये गतिरोध शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त हुआ और निहंग वहां से रवाना हो गए। हालांकि इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर कई तरह की चर्चाएं और अफवाहें भी फैलने लगी। कुछ पोस्टरों में बड़ी संख्या में निहंगों के उत्तराखंड पहुंचने की बातें कही गई, जिसके बाद प्रशासन ने स्थिति पर कड़ी नजर रखना शुरू कर दिया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना उनकी प्राथमिकता है और किसी भी व्यक्ति को कानून अपने हाथ में लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। और इसी क्रम में विकासनगर बॉर्डर को सुरक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह इलाका उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश को जोड़ता है और यहां से लोगों की आवाजाही लगातार बनी रहती है और पुलिस ने सीमा पर बैरिकेडिंग बढ़ा दी है। वाहनों की जांच की जा रही है और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि यह कदम पूरी तरह एहतियाती है और इसका उद्देश्य किसी भी संभावित तनाव को रोकना है। सुरक्षा एजेंसियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो हर स्थिति पर नजर रखें और जरूरत पड़ने पर तुरंत कार्रवाई करें। उत्तराखंड सरकार भी पूरे मामले को लेकर गंभीर नजर आ रही है। राज्य सरकार पहले ही कर्णप्रयाग विवाद की जांच के आदेश दे चुकी है। सरकार का कहना है कि जांच निष्पक्ष तरीके से होगी और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही ये भी स्पष्ट किया गया है कि राज्य में शांति और सामाजिक सौहार्द बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है। राजनीतिक स्तर पर भी ये मुद्दा चर्चा का विषय बना हुआ है। विपक्ष सरकार से कानून व्यवस्था को लेकर सवाल पूछ रहा है, जबकि सरकार का दावा है कि हालात पूरी तरह नियंत्रण में है। प्रशासन का कहना है कि किसी भी अफवाह पर ध्यान न दिया जाए और केवल आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा किया जाए। फिलहाल विकासनगर बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था पहले से कहीं ज्यादा मजबूत कर दी गई है। पुलिस लगातार निगरानी कर रही है और आने जाने वाले वाहनों की जांच की जा रही है। उत्तराखंड प्रशासन का लक्ष्य साफ है, राज्य में शांति, सुरक्षा और सामाजिक सौहार्द बनाए रखना। और आने वाले दिनों में ये देखना अहम होगा कि जांच रिपोर्ट में क्या सामने आता है और इस पूरे विवाद का अंतिम निष्कर्ष क्या निकलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और उत्तराखंड की बात करते हैं, क्योंकि वहां पर मसूरी को लेकर और पर्यटन को लेकर मसूरी के काफी ज्यादा चर्चाएं इस समय चल रही थी। आपको बता दें कि उत्तराखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मसूरी आने जाने वाले पर्यटकों के लिए अब यात्रा पहले से ज्यादा आसान और तेज होने जा रही है। मसूरी में प्रवेश करने वाहनों से लिए जाने वाले ग्रीन टैक्स और अन्य शुल्क की वसूली के लिए फास्टैग व्यवस्था को तेजी से लागू किया जा रहा है। इसके लिए मसूरी के प्रमुख बैरियरों पर तकनीकी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं और प्रशासन का मानना है कि इस नई व्यवस्था के लागू होने के बाद बैरियरों पर लगने वाले लंबे जाम से राहत मिलेगी और पर्यटकों को घंटों इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हर साल गर्मियों और छुट्टियों के मौसम में मसूरी में लाखों पर्यटक पहुंचते हैं। पर्यटकों की भारी भीड़ के कारण शहर के प्रवेश मार्गों पर बने बैरियरों पर लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं। ग्रीन टैक्स और अन्य शुल्क जमा कराने में समय लगने के कारण वाहनों की आवाजाही प्रभावित होती है और कई किलोमीटर तक जाम की स्थिति बन जाती है। खास तौर पर देहरादून मसूरी मार्ग पर छुट्टियों के दौरान ये समस्या और गंभीर हो जाती है। अब प्रशासन ने इसी परेशानी का स्थायी समाधान निकालने की दिशा में काम कर रहा है। नई व्यवस्था के तहत बैरियरों पर लगे कैमरे और सेंसर वाहनों के फास्टैग को स्कैन करेंगे। इसके बाद निर्धारित शुल्क सीधे वाहन मालिक के खाते से कट जाएगा। इससे वाहनों को रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी और पूरी प्रक्रिया कुछ सेकंड में पूरी हो जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि इससे न केवल समय की बचत होगी बल्कि यातायात भी अधिक सुगम हो सकेगा। साथ ही नकद लेन देन की आवश्यकता कम होने से पारदर्शिता भी बढ़ेगी और प्रशासन का दावा है कि फास्टैग व्यवस्था लागू होने के बाद बैरियरों पर लगने वाला दबाव काफी कम हो जाएगा। और अभी तक वाहन चालकों को शुल्क जमा कराने के लिए लाइन में लगना पड़ता था, जिससे जाम की समस्या बढ़ जाती थी। लेकिन नई तकनीक के जरिए वाहन बिना रुके आगे बढ़ सकेंगे और इससे पर्यटकों का यात्रा अनुभव बेहतर होगा और स्थानीय लोगों को भी राहत मिलेगी। मसूरी प्रशासन और नगर निकाय के अधिकारियों के अनुसार बैरियरों पर आवश्यक उपकरण लगाए जा रहे हैं। कैमरे, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन सिस्टम और फास्टैग रीडर मशीनों की स्थापना का काम तेजी से चल रहा है। साथ ही कर्मचारियों को नई व्यवस्था के संचालन का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, ताकि सिस्टम शुरू होने के बाद किसी तरह की तकनीकी दिक्कत ना आए। और विशेषज्ञों का मानना है कि ये कदम स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट की दिशा में महत्वपूर्ण पहल साबित हो सकता है। देश के कई टोल प्लाजा पहले से फास्टैग आधारित व्यवस्था पर काम कर रहे हैं और उसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। अब मसूरी जैसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल पर इस तकनीक का उपयोग पर्यटकों और प्रशासन दोनों के लिए फायदेमंद माना जा रहा है। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि शुरुआती दौर में तकनीकी चुनौतियां सामने आ सकती हैं, खासकर उन वाहनों के लिए जिनमें फास्टैग नहीं होगा या जिनके खाते में पर्याप्त बैलेंस नहीं होगा।
प्रशासन का कहना है कि ऐसी स्थितियों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था भी रखी जाएगी ताकि किसी को परेशानी ना हो। तो कुल मिलाकर मसूरी में फास्टैग आधारित प्रवेश व्यवस्था लागू होने से पर्यटन प्रबंधन को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। इससे जाम कम होगा, समय बचेगा और यात्रा अधिक सुविधाजनक बनेगी। और आने वाले पर्यटन सीजन में इस व्यवस्था की वास्तविक परीक्षा होगी। लेकिन फिलहाल प्रशासन को उम्मीद है कि यह कदम मसूरी में आने वाले लाखों पर्यटकों के लिए बड़ी राहत साबित होगा। तो चलिए अब बात करते हैं उत्तराखंड की राजनीति की, क्योंकि उससे जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। खानपुर विधानसभा सीट से पूर्व विधायक रहे कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। इस बार उनके खिलाफ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम यानी कि SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और आरोप है कि उन्होंने एक व्यक्ति के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जाति सूचक टिप्पणियां की और जान से मारने की धमकी भी दी। मामला सामने आने के बाद जो है राजनीतिक और सामाजिक हलकों में इसकी चर्चा तेज हो गई है। जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता ने पुलिस को दी गहरी तहरीर में आरोप लगाया है कि किसी विवाद के दौरान कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। शिकायत में कहा गया कि बातचीत के दौरान कथित तौर पर जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया और धमकियां भी दी गई। पीड़ित की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामले की प्रारंभिक जांच की और इसके बाद संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी और जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन जो है वो उत्तराखंड की राजनीति का एक चर्चित नाम रहे हैं। अपने राजनीतिक जीवन के दौरान वो कई बार सुर्खियों में रहे हैं और विभिन्न विवादों के कारण भी उनका नाम चर्चा में आता रहा है। खानपुर क्षेत्र में उनकी मजबूत राजनीतिक पकड़ मानी जाती रही है, लेकिन समय समय पर विवादों ने उनके राजनीतिक सफर को प्रभावित भी किया है। अब SC/ST एक्ट के तहत दर्ज हुए इस नए मुकदमे में उनकी जो मुश्किलें हैं और बढ़ जाएंगी। और उधर इस मामले के सामने आने के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी शुरू हो गई हैं। विपक्षी दलों का कहना है कि कानून सबके लिए बराबर है और अगर किसी व्यक्ति ने जाति सूचक टिप्पणी की है या फिर किसी को धमकाया है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं चैंपियन समर्थकों का कहना है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और किसी भी निष्कर्ष तक पहुंचने से पहले सभी तथ्यों को सामने आना चाहिए। कानूनी जानकारों का कहना है कि SC/ST एक्ट के तहत दर्ज मामलों को गंभीर श्रेणी में रखा जाता है और अगर आरोपों की जो पुष्टि हो जाती है तो संबंधित व्यक्ति को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। और यही वजह है कि इस तरह के मामलों में पुलिस जांच और साक्ष्यों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। फिलहाल पुलिस और शिकायत पे लगाए गए आरोपों की जांच कर रही है और संबंधित पक्षों के बयान भी दर्ज किए जा सकते हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर उत्तराखंड की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है, क्योंकि मामला एक पूर्व विधायक और चर्चित राजनीतिक चेहरे से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस पर लोगों की नजरें बनी हुई हैं और आने वाले दिनों में जांच की प्रगति और पुलिस की कार्रवाई तय करेगी कि यह मामला किस दिशा में आगे बढ़ता है। लेकिन फिलहाल इतना तय है कि कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के खिलाफ दर्ज मुकदमा राजनीतिक और कानूनी दोनों स्तरों पर चर्चा का विषय बन गया है और अब सबकी नज़र पुलिस जांच पर टिकी है और ये देखा जाएगा कि जांच में कौन कौन से तथ्य सामने आ सकते हैं और कानून के तहत आगे क्या कार्रवाई की जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर युवाओं के हितों और उनके अधिकारों की रक्षा को लेकर अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में कहा है कि युवाओं के अधिकारों के साथ खिलवाड़ करने वाले लोगों के खिलाफ चलाया जा रहा अभियान किसी भी कीमत पर नहीं रुकेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार युवाओं के भविष्य के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगी और जो लोग भर्ती प्रक्रियाओं में गड़बड़ी, नकल माफिया या भ्रष्टाचार के जरिए युवाओं के सपनों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। मुख्यमंत्री धामी ने ये बात एक कार्यक्रम के दौरान कही, जहां उन्होंने राज्य में पारदर्शी भर्ती व्यवस्था और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने को लेकर सरकार की उपलब्धियों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में लंबे समय तक भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं और पेपर लीक जैसी घटनाओं ने युवकों का और युवाओं का विश्वास कमजोर कर दिया है, लेकिन उनकी सरकार ने सत्ता में आने के बाद इस समस्या के खिलाफ निर्णायक लड़ाई शुरू की और नकल माफिया और भर्ती घोटालों में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जो है वो की जा चुकी है। और सीएम धामी ने कहा
कि राज्य सरकार ने युवाओं को न्याय दिलाने के लिए कठोर कानून बनाए हैं। नकल विरोधी कानून लागू करने के बाद कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए नई व्यवस्थाएं लागू की गई। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल दोषियों को सजा दिलाना नहीं, बल्कि ऐसी व्यवस्था तैयार करना है जिसमें भविष्य में किसी भी युवा को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष न करना पड़े। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य का युवा वर्ग जो है वो उत्तराखंड के भविष्य की सबसे बड़ी ताकत है और अगर युवाओं को निष्पक्ष अवसर और पारदर्शी व्यवस्था मिलेगी तो वो राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार जो है वो रोजगार सृजन, स्वरोजगार योजनाओं और विभिन्न भर्ती प्रक्रियाओं में जो है उनके जरिए युवाओं को अधिक अवसर उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है। इसके साथ ही कौशल विकास और प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। धामी ने विपक्ष पर भी निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग राजनीतिक कारणों से सरकार के प्रयासों को कमजोर दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि राज्य सरकार ने युवाओं के हित में कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता लाने और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए जो कदम उठाए गए हैं उनका सकारात्मक प्रभाव दिखाई देने लगा है। और कार्यक्रम में मौजूद युवाओं और छात्रों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने उन्हें मेहनत और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ने का भी संदेश दिया। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार उनके साथ खड़ी है और किसी भी लिहाज में जो उन युवाओं के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले समय में इन प्रयासों का कितना प्रभाव दिखाई देता है और युवाओं का भरोसा किस हद तक मजबूत होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उत्तराखंड के मौसम की। उत्तराखंड में मानसून ने दस्तक दे दी है और इसके साथ ही मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है। मौसम विभाग ने राज्य के 7 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है और अगले 3 दिनों तक कई इलाकों में भारी बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं भारी बारिश भी हो सकती है, जबकि तेज हवाएं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद प्रशासन को भी सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं और खासतौर पर पहाड़ी जिलों में रहने वाले लोगों और यात्रियों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। बारिश के कारण भूस्खलन और सड़क बाधित होने जैसी समस्याएं सामने आ सकती हैं। वहीं नदियों और नालों के किनारे रहने वाले लोगों से भी सतर्क रहने को कहा गया है। देहरादून समेत कई इलाकों में पिछले कुछ दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। और मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 3 दिनों तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में बादल छाए रहेंगे और कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रहेगा। विशेष रूप से उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़, टिहरी और देहरादून जैसे जिलों में मौसम ज्यादा सक्रिय रहने की संभावना है और इन क्षेत्रों में बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है और ऐसे में खुले स्थानों पर जाने और खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी गई है। पर्यटन सीजन के बीच मौसम का यह बदलाव स्थानीय प्रशासन के लिए भी चुनौती बन सकता है। चारधाम यात्रा मार्गों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है ताकि किसी भी आपात स्थिति में समय रहते निपटा जा सके। प्रशासन ने यात्रियों से मौसम अपडेट पर नजर बनाए रखने और केवल आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करने की अपील की है। तो कुल मिलाकर उत्तराखंड में मानसून अब पूरी तरह सक्रिय होता नजर आ रहा है। अगले 3 दिनों तक बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है और ऐसे में जहां किसानों और जल स्रोतों के लिए ये राहत भरी खबर है, वहीं पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों और यात्रियों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत होगी। तो चलिए फिलहाल उत्तराखंड समाचार में बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए TV7 भारत के साथ। नमस्कार।